एक धूप भरी सुबह टोक्यो डंजियन के पहले तल पर एक खुली जगह में चमकदार सिल्वर स्लाइम्स प्रकट हुए। ये बेहद दुर्लभ राक्षस थे, जिनकी चमक सूरज की रोशनी में और भी तेज हो रही थी। पेड़ों के पीछे छिपकर दो युवक इन स्लाइम्स को देख रहे थे। एक ने धीमी आवाज में अपने साथी से कहा, "श्श, शांत रहो। अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो सब ठीक रहेगा।" लेकिन उसका साथी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो बिना सोचे समझे खुली जगह की ओर दौड़ पड़ा। "रुक जा!" युवक ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका साथी सुनने को तैयार नहीं था। वो तेजी से स्लाइम्स की ओर बढ़ रहा था। अगले ही पल एक जोरदार प्रहार हुआ। उसने अपनी तलवार से एक स्लाइम के कोर को दो टुकड़ों में चीर दिया। तलवार बाएं दाएं चल रही थी और कुछ ही सेकंड में सिल्वर स्लाइम्स का नामो निशान मिट गया। खुली जगह अब खाली थी और उस युवक की आंखों में हरी आग की तरह चमक थी। वो कोई और नहीं बल्कि ताकाहाशी यूको था। उसने ना केवल स्लाइम्स को हराया, बल्कि उसे एस रैंक के 3 दुर्लभ उपकरण मिले: सिल्वर स्लाइम कवच, दस्ताने और जूते। ये सब देखकर वहां मौजूद एक हरे हुडी वाला युवक हैरान रह गया। "वाह, इसने तो कमाल कर दिया!" उसने कहा। "इतना दुर्लभ लूट, ये तो सचमुच भाग्यशाली है।" ताकाहाशी यूको खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे इतने उच्च स्तर के उपकरण मिल गए हैं। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, मानो उसकी पिछली जिंदगी की सभी बाधाओं का इनाम हो। पहले वो एक कांसे रैंक का साहसी था, लेकिन अब वो कुछ और बन चुका था। अचानक एक और व्यक्ति ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन दिखाई। स्क्रीन पर खबर थी कि राक्षस अब बाहर की दुनिया में भी फैल चुके हैं। बाहर रहना अब खतरनाक हो गया था। एक युवक चिल्लाया, "हमें डंजन के और गहरे हिस्से में जाना चाहिए।" लेकिन कुछ लोग डर रहे थे। उनका मानना था कि ऊपर से राक्षस उनका पीछा करेंगे। ताकाहाशी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा और उसे भागने की सलाह दी। "दादाजी, अब स्लाइम्स का शिकार करने का समय नहीं है, भाग जाइए।" उसने बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। "मुझे रोकने की कोशिश मत करो," बुजुर्ग ने जिद्दी स्वर में कहा, और स्लाइम्स की ओर बढ़ गए। वहां मौजूद लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। एक युवक ने बुजुर्ग को धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। उनका हुड हट गया और उनके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं। दशकों पहले जब साहसियों का युग शुरू हुआ था, तो दुनिया बदल गई थी। एक नई प्रणाली विकसित हुई थी, जिसमें स्तर केवल राक्षसों को हराने से बढ़ता था। हर स्तर के साथ शक्ति, गति और सहनशक्ति जैसे गुणों में बदलाव आता था। कभी कभी साहसियों को जादू या विशेष कौशल भी मिलते थे। ताकाहाशी यूको ने अपने सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अब वो स्तर 98 पर था। उसकी शक्ति, गति और सहन शक्ति 5, चपलता 4, जादुई शक्ति 3 और तत्वों के प्रति प्रतिरोध 2 था। वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि ताकाहाशी यूको ही था। उसने अपने जीवन में अनगिनत राक्षसों का सामना किया था। उस दिन उसकी तलवार भी टूट गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक विशाल पारदर्शी स्लाइम पर हमला किया, जिसके बीच में एक बड़ा कोर था। तलवार टूटने के बाद उसने अपने दांतों से स्लाइम को चीर दिया। तभी सिस्टम से एक संदेश आया, "ताकाहाशी यूको, आपने अधिकतम स्तर 99 प्राप्त कर लिया है। बधाई हो।" उसके कानों में ये शब्द गूंज रहे थे। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने इतने वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार वो हासिल कर लिया था जिसका उसने सपना देखा था। उसकी शक्ति में 1 इकाई की वृद्धि हुई थी। लेकिन जब उसने अपनी उपलब्धि बोर्ड देखा तो उसका दिल टूट गया। केवल 1 इकाई, इतनी मेहनत के बाद बस इतना ही। निराशा में वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या उसका सारा जीवन व्यर्थ गया था? वो अपनी माँ को भी नहीं बचा सका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंधेरे से राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी एक विशाल राक्षस का पंजा उसकी ओर बढ़ा। उसका शरीर कुचलने वाला था, लेकिन तभी सिस्टम में एक त्रुटि हुई। एक संदेश चमका, ताकाहाशी यूको की सिस्टम में त्रुटि, जीवन पुनर्जनन और रोल बैक फंक्शन लागू, छुपे हुए पैरामीटर प्रकट, बोनस विशेषताएं प्लस 9999। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन वो जिंदा था। सामने एक मुस्कुराती हुई लड़की खड़ी थी। "मिस्टर ताकाहाशी, बधाई हो, अब आप एक साहसी बन गए हैं।" उसने एक पेंडेंट उसे थमाया। ताकाहाशी हक्का बक्का रह गया। वो उस दिन को याद करने लगा जब उसने साहसियों के गिल्ड में पंजीकरण कराया था। उसने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखी। पसीना उसके माथे पर था। क्या ये वही दिन है? ताकाहाशी यूको की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये क्या है? उसने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नजर डाली। उसकी विशेषताओं की तालिका में एक नया कॉलम जोड़ा गया था, भाग्य।
ये एक ऐसी विशेषता थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। क्या ये वही छुपा हुआ पैरामीटर है जो मेरे पिछले जीवन में था? यूको ने सोचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। 70 साल की असफलताओं से भरा जीवन जीने वाला ताकाहाशी यूको अब इस नई शक्ति के साथ खड़ा था। उसने हाल ही में जो कुछ अनुभव किया था वो सब कुछ बदल रहा था। अब ये सही समय था अपनी नई विशेषता भाग्य को आजमाने का। वो टोक्यो डंजन के पहले तल, जिसे अमर पदचिन्ह कहा जाता था, में प्रवेश कर चुका था। अचानक उसकी नजर एक हल्की सी हलचल पर पड़ी। उसने पलटकर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये एक सिल्वर स्लाइम था, वही राक्षस जिसे उसने अपने पिछले जीवन में केवल एक बार देखा था। ये स्लाइम्स अनुभव अंक देने में बहुत उदार होते थे, लेकिन इनकी फुर्ती और भागने की आदत इन्हें पकड़ना मुश्किल बनाती थी। यूको ने सोचा, बस एक कदम और मेरी तलवार इससे छू लेगी। वो तेजी से स्लाइम की ओर बढ़ा, लेकिन तभी घास में कुछ चमका। एक तीर उसके पैर के पास जमीन में जा धंसा। अब माफ करना, किसी ने दूर से चिल्लाया। यूको ने मन ही मन उस अज्ञात व्यक्ति को कोसा। क्या बेवकूफ़ी है, इतने शोर से तो स्लाइम भाग जाना चाहिए था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से स्लाइम वहीं रुका रहा। अगले ही पल वो राक्षस हमले के लिए तैयार हो गया। यूको ने अपनी तलवार संभाली और स्लाइम की ओर झपटा। उसकी तलवार का निशाना सटीक था, सीधे स्लाइम के कोर में। कोर टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन तलवार भी एक ही प्रहार में टूट गई। ये सिल्वर स्लाइम्स वाकई मजबूत हैं, यूको ने सोचा। तभी उसकी नज़र घास पर पड़ी, जहां कुछ चमक रहा था। वो करीब गया और देखा एक एस रैंक सिल्वर तलवार। इसकी विशेषता थी 30% चकमा देने की संभावना के बावजूद आक्रमण शक्ति में वृद्धि। यूको का दिल खुशी से झूम उठा। ये तो शानदार शुरुआत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा, वो स्तब्ध रह गया। पास की खुली जगह में 4 और सिल्वर स्लाइम्स बैठे थे। क्या मैं सपना देख रहा हूँ, उसने सोचा। ये उसका भाग्य था जो काम कर रहा था। अचानक चारों स्लाइम्स एक साथ उसकी ओर बढ़े। वे बेहद आक्रामक थे। यूको ने अपनी नई तलवार संभाली और लड़ाई शुरू हो गई। एक के बाद एक उसने सटीक प्रहार किए। हर प्रहार एक क्रिटिकल हिट था। कुछ ही मिनटों में सभी स्लाइम्स हार गए। घास पर अब एक शानदार कवच चमक रहा था। ये भाग्य वाकई कमाल है, यूको ने हंसते हुए कहा। अगले 1 घंटे तक यूको ने 10 और सिल्वर स्लाइम्स का सामना किया। हर राक्षस से उसे दुर्लभ लूट मिली। अब ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी नई विशेषता भाग्य कोई खाली शब्द नहीं था। थककर वो घास पर लेट गया, आसमान की ओर देखते हुए। अब मेरे पास ये शक्ति है, मैं एक असाधारण इंसान बन सकता हूँ। मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ, अपनी बहन नोजोमी को खुशियाँ दे सकता हूँ। 70 साल की अकेली जिंदगी के बाद यूको को फिर से एक परिवार मिल गया था। उसका घर अपार्टमेंट नंबर 203, जिसके दरवाजे पर ताकाहाशी लिखा था, उसका इंतजार कर रहा था। यूको के हाथ कांप रहे थे जब वो अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शांत हो यूको, उसने खुद को तसल्ली दी। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो अचानक खुल गया। सामने उसकी छोटी बहन नोजोमी खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। भैया, उसने चहकते हुए कहा। यूको ने बिना कुछ सोचे नोजोमी को गले लगा लिया। नोजोमी थोड़ी हैरान थी। ये क्या हो रहा है भैया, कोई छिपा कैमरा तो नहीं? उसने हंसते हुए पूछा। यूको ने उसे और जोर से गले लगाया। इस बार मैं किसी को भी तुम्हें या माँ को चोट नहीं पहुंचने दूंगा, उसने मन ही मन कसम खाई। उसने नोजोमी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, पिछला जीवन, सिल्वर स्लाइम्स और उसकी नई शक्ति। नोजोमी की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। क्या हम सचमुच माँ को बचा सकते हैं, उसने पूछा। बिल्कुल, यूको ने मुस्कुराते हुए कहा। बस थोड़ी सी मेहनत और चाहिए। अगले दिन यूको ने अपने दुर्लभ लूट को नीलामी में बेच दिया। उसने 10 मिलियन की बोली लगाकर एक उच्च गुणवत्ता वाली हीलिंग पोशन खरीदी। फिर वो और नोजोमी अस्पताल की ओर चल पड़े, जहां उसकी माँ भर्ती थी। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, माँ ने कमजोर लेकिन प्यार भरी आवाज में पूछा, तुम दोनों कैसे हो? यूको ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, हमें आपके बारे में पूछना चाहिए, आप कैसी हैं? नोजोमी ने एक डिब्बा खोला और अपनी माँ को स्वादिष्ट मिठाइयाँ दिखाईं। माँ ने हल्के से डांटते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। इस पैसे से तुम दोनों को कुछ खाना चाहिए था। यूको ने अपनी माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, अब आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नोजोमी ने उत्साह से जोड़ा, और हमारे पास आपके लिए एक और तोहफा है।
माँ का चेहरा आश्चर्य से भर गया। कैसा तोहफा? उन्होंने पूछा। यूको ने एक छोटी शीशी निकाली और कहा, मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन माँ आपको इसे पीना होगा। नोसोमी ने समझाया, भैया ने डंजन में पैसे कमाए और ये आपके लिए खरीदा। माँ हैरान थी। यूको, तुम तो अभी 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 साहसी बने हो, इतने पैसे कैसे कमा लिए? यूको ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा भाग्य मेरे साथ था। डंजन एक बड़ा लॉटरी है माँ। उसने फिर से शीशी को माँ की ओर बढ़ाया। माँ ने बिना किसी भैंस के शीशी का ढक्कन खोला और अमृत को धीरे धीरे पी लिया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। माँ का शरीर हल्की सुनहरी चमक से भर उठा। यूको और नोसोमी की नजरें अपनी माँ पर टिकी थीं। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। सांस लेना अब आसान है। यूको ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। नोसोमी ने उछलते हुए कहा, भैया तुमने कमाल कर दिया। माँ ने हंसते हुए कहा, लेकिन इस दवा का स्वाद तो बहुत खराब था। यूको ने तुरंत एक मिठाई माँ को दी ताकि वो उस कड़वे स्वाद को भूल सकें। जब डॉक्टर ने माँ की जांच की तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, आपके लक्षण कम हो गए हैं और बीमारी का बढ़ना रुक गया है। आपको बस थोड़े समय के लिए पुनर्वास की ज़रूरत है। कुछ समय बाद माँ पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आईं। यूको, नोसोमी और उनकी माँ फिर से एक छत के नीचे रहने लगे। ये किसी खुशहाल सपने जैसा था। एक शाम रात के खाने के बाद माँ ने खुद बर्तन धोने शुरू कर दिए। घर की दीवारों जैसा सुकून कहीं नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नोसोमी अपनी माँ की खुशी देखकर फूली नहीं समा रही थी, लेकिन यूको के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। नोसोमी ने हैरानी से पूछा, भैया क्या बात है? यूको ने गहरी सांस ली और बोला, ये अमृत केवल अस्थायी उपाय है। ये माँ की बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। नोसोमी का चेहरा उदास हो गया। तो अब हम क्या करें? यूको ने समझाया, हमें एक असली जादुई अमृत चाहिए। वो दुनिया का सबसे बड़े साहसी द्वारा खोजा गया एक अनोखा आइटम है जो डंजन की 50वें तल पर मिलता है। इसे किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। नोसोमी ने पूछा, क्या तुम उस टीवी पर दिखाए गए आइटम की बात कर रहे हो जो बस उसे इस्तेमाल कर सकता है जिसने उसे पाया? हाँ बिल्कुल, यूको ने कहा, वही मेरा लक्ष्य है। नोसोमी ने चिंता से पूछा, लेकिन क्या तुम इतनी गहराई तक जा पाओगे? वहां तो भयानक खतरे हैं। यूको ने मुस्कुराते हुए कहा, सैद्धांतिक रूप से ये असंभव है। मैं रास्ते में मर सकता हूँ। नोसोमी का चेहरा और उदास हो गया, लेकिन यूको ने उसे रोका। मैंने कहा ना, केवल सैद्धांतिक रूप से, मेरे पास भाग्य है और मेरे पिछले जीवन का ज्ञान भी। यूको ने बताया, मैंने सुना है कि 20वें तल का बॉस, एक प्राचीन गोलम, कभी कभी ये अमृत देता है, लेकिन उसका प्रकट होना बेहद दुर्लभ है। हमें एक दुर्लभ महाराक्षस से एक दुर्लभ आइटम चाहिए। ये पूरी तरह भाग्य का खेल है। उसने आके कहा, मेरे पिछले जीवन में मैंने केवल एक बार सुना था कि किसी ने इस गोलम से अमृत प्राप्त किया, लेकिन अब मेरे नए भाग्य के साथ मुझे यकीन है कि मैं इसे ढूंढ लूंगा। नोसोमी ने अपने भाई को देखा। उसकी आंखों में शक था, लेकिन साथ ही विश्वास भी। तुम कुछ भी कर सकते हो भैया, उसने हंसते हुए कहा। यूको का हौसला बढ़ गया। जब आपका परिवार आप पर विश्वास करता है तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन डंजन में जाने से पहले मुझे तैयारी करनी होगी। नोसोमी ने हैरानी से पूछा, तैयारी यानी क्या? यूको ने जवाब दिया, हर जगह एक रास्ता होता है नोसोमी। वो ड्रेसर की ओर गया जहां उनका पारिवारिक फोटो फ्रेम में सजा था। उसने अपनी सिल्वर स्लाइम तलवार उठाई, जिसकी विशेषता थी आक्रमण की शक्ति में वृद्धि, लेकिन 30% चकमा देने की संभावना। साथ ही उसने सिल्वर स्लाइम का आंसू लिया, जो 33% मौके के साथ नुकसान को कम करता था। नोसोमी ने पूछा, तुम अभी रवाना होने वाले हो? आमतौर पर योद्धा डंजन में भारी कवच पहनते हैं। यूको ने हंसते हुए कहा, मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि भारी कवच उठा सकूं। मेरी विशेषता मेरी सीमाएं दिखाती हैं। मुझे केवल अपने भाग्य पर ही भरोसा करना होगा। उसने अपनी स्किल्स की जांच की। माइटी लेड लंच, एक ऐसी युद्ध तकनीक जिसमें 30% संभावना थी कि 3 क्रिटिकल हिट्स लगातार लगें। नोसोमी ने सुझाव दिया, 5वें तल पर एलिस का माल्यार्पण है। वहां के राक्षसों से जादुई फल मिल सकता है जो तुम्हारी मदद करेगा। बिल्कुल, यूको ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। नोसोमी ने अपने भाई को गले लगाया। तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया, बस माँ को ठीक करने वाला अमृत ले आना। यूको ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उसका दिल जोश से भरा हुआ था। वो जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अपने परिवार के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। ताकाहाशी यूको के रवाना होने से पहले नोसोमी ने उनके लिए एक छोटा सा पैकेट तैयार किया था, जिसमें रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान था। तुम्हें जंगल में फल तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी ये रख लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यूको ने अपनी बहन की ओर देखा और दिल से शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद नोसोमी। एक पैकेट सिस्टम विंडो में प्रदर्शित हुआ। यूको ने दरवाजा खोला और अपने घर से बाहर कदम रखा। एक नए साहसिक सफर उसका इंतजार कर रहा था। टोक्यो डंजन का 5वां तल, जिसे एलिस का माल्यार्पण कहा जाता था, एक घना और रहस्यमय जंगल था।
पेड़ों की टहनियों पर बैंगनी रंग के भूतिया मशरूम चमक रहे थे। मांसाहारी पौधे कीड़ों को अपना शिकार बना रहे थे। यूको ने सावधानी से कदम बढ़ाए, अपने नक्शे पर भरोसा करते हुए। ये तल निचले स्तर का माना जाता था और पहले ही कई साहसियों द्वारा साफ कर दिया गया था। जब तक मेरे पास नक्शा है, कोई समस्या नहीं होगी, उसने मन ही मन सोचा। जंगल में आगे बढ़ते हुए यूको की नज़र एक चींटी मानव जैसे पेड़ों के समूह पर पड़ी। वो जानता था कि ये चींटियां छलावण का इस्तेमाल करती थीं। बाहर से वे साधारण पेड़ जैसे दिखते थे, लेकिन करीब से देखने पर उनके पत्तों में नसों की कमी और जड़ों का अजीब दिशा में फैलाव स्पष्ट था। ये जड़ें उनके पैरों की तरह थीं, जिनसे वे जंगल में घूमते थे। अचानक एक पेड़ के तने पर लाल आंखें चमकी। यूको की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी सिल्वर स्लाइम तलवार निकाली और एक जोरदार प्रहार किया। क्रिटिकल हिट। राक्षस 2 टुकड़ों में बट गया। बस इनके प्रकट होने की भविष्यवाणी करनी है और काम हो गया, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। जमीन पर एक जादुई फल चमक रहा था। यूको ने उसे उठाया और एक काट लिया। स्वाद हल्का सा नाशपाती और सेब जैसा था। स्वाद मायने नहीं रखता, उसने खुद को याद दिलाया और अपनी विशेषताओं की जांच की। जादुई फल ने उसकी शक्ति में मामूली वृद्धि की थी। ये छोटा सा प्रभाव भी मुझे एक मजबूत योद्धा बना सकता है, उसने उत्साह से सोचा। यूको ने चींटी राक्षसों का शिकार शुरू किया। वो लड़ता, फल खाता, फिर लड़ता। दिन के अंत तक वो जादुई फलों के स्वाद से तंग आ चुका था। उसने नोसोमी का दिया हुआ खाना निकाला और दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद उसने अपनी प्रगति जांची। अच्छा, मैं मध्यवर्ती युद्ध स्तर पर पहुंच गया हूँ, वो खुशी से मुस्कुराया। लेकिन अब समय था वापस लौटने का। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यूको ने तेजी से पलटकर चिल्लाया, कौन है वहां? अरे, तुम सारा लूट अकेले नहीं ले सकते, एक कर्कश आवाज गूंजी। 2 लोग खुली जगह में प्रकट हुए। एक के दांत सोने की तरह चमक रहे थे और दूसरे की उंगली में एक चमकदार अंगूठी थी। यूको ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साहसिक प्रमाण पत्र दिखाई नहीं दे रहे। क्या तुम वे लोग हो जो दूसरों की मेहनत का फायदा उठाते हैं? छोटे कद के आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, और यहाँ एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो अपने उपकरणों पर निर्भर है। दूसरे ने धमकी दी, अच्छे से अपना सामान दे दो तो हम तुम्हें जिंदा लिए हुए हैं। यूको ने बिना समय गवाए आक्रमण किया। उसकी तलवार तेजी से चली और पहला डाकू जमीन पर गिर पड़ा। करीब था लेकिन सब ठीक रहा, यूको ने सोचा। डाकू ने बीस्टिंग लंच का इस्तेमाल किया था, एक 25वें दल का स्किल जो सटीक प्रहार की गारंटी देता था और आक्रमण की शक्ति को 30% कम कर देता था। लेकिन यूको के सिल्वर स्लाइम के आंसू से भीगे कपड़ों ने नुकसान कम कर दिया। अगर मेरा भाग्य साथ नहीं देता तो मेरा पेट अभी छलनी हो गया होता। दूसरा डाकू डर से कांप रहा था। यामादा को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया, उसने डरते हुए कहा। यूको ने शांत स्वर में कहा, हथियार डाल दो तो जान बचा लोगे। लेकिन डाकू ने हार नहीं मानी। मुझे कम मत समझना, वो चिल्लाया। दूरी से योद्धा आसानी से हार जाता है, यूको ने जवाब दिया। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। डाकू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया, सोच कर कि यूको ने हार मान ली है। लेकिन यूको ने हार नहीं मानी थी। उसने एक पोर्टल सक्रिय किया और उसमें से एक रंग बिरंगा जादुई डंडा निकाला। डाकू हंस पड़ा, ये क्या बेकार चीज है, मेरा जादुई डंडा इससे ज्यादा बेहतर है। यूको ने अपना डंडा हवा में लहराया। ये विपत्ति का पदार्थ था जो उसने बैरनएंड को हराकर प्राप्त किया था। ये एक दुर्लभ आइटम था जो यादृच्छिक जादू उत्पन्न करता था। इसमें 40% संभावना थी कि विफल हो जाए, 30% कमजोर जादू की, 20% बफ या डिबफ की और केवल 9% मध्यम स्तर के जादू की। उपयोगी जादू की संभावना लगभग 0 थी। डाकू ने फायरबॉल, एक मध्यम स्तर का जादू, छोड़ा। उसका आत्मविश्वास अपने विशेष उपकरणों पर था जो जादू की शक्ति को 40% बढ़ाते थे। वो निश्चित था कि यूको का कमजोर जादू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यूको स्थिर खड़ा रहा। ये अब जाग रहा है, उसने बदबुदाया। उसने अपना डंडा हिलाया और विपत्ति का पदार्थ सक्रिय हो गया। अचानक जंगल में एक ज्वालामुखी सा विस्फोट हुआ। आकाश में आग की लपटें उठी। एक टॉप लेवल मीटियोर स्पेल प्रकट हुआ जिसकी संभावना केवल 0.05%। डाकू ने अपना सिर पकड़ लिया। ये बच्चा इतना शक्तिशाली जादू कैसे कर सकता है? वो डर से चीखने लगा। उसका शरीर जलने लगा और वो एक छोटे असहाय शावक में बदल गया। यूको ने अपने टूटे हुए डंडे को देखा और उसे फेंक दिया। अब ये बेकार है, उसने सोचा। वो अपनी जीत से खुद भी हैरान था। मेरा भाग्य वाकई कमाल का है। यूको ने दोनों डाकुओं को बांध लिया। इन्हें यहाँ छोड़ना ठीक नहीं, उसने सोचा। वो उन्हें घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। अब समय था वापस लौटने का। उसका दिल जोश और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो जानता था कि उसका भाग्य और पिछले जीवन का ज्ञान उसे उस नामुमकिन अमृत तक पहुंचा देगा। ताकाहाशी यूको थकान से चूर घर की ओर बढ़ रहा था। डंगियों से लौटने का ये सफर किसी कंप्यूटर गेम जैसा लग रहा था। उसने दोनों डाकुओं, यमादा और हाशिमोतो को पुलिस के हवाले कर दिया था। पूछताछ सूरज के क्षितिज पर आने तक चली और तब जाकर यूको को अपनी थकान का एहसास हुआ। वो अभी घर नहीं जा सकता था, उसे एक जगह रुकना था, साहसियों के गिल्ड का कार्यालय। वहां पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा,
मुझे माफ़ करें, मैं काफ़ी समय से संपर्क में नहीं था। कुछ छोटी-मोटी परेशानियाँ थीं। लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप मिस्टर ताकाहाशी यूको हैं ना? उसकी मुस्कान में एक चमक थी। पुलिस ने हमें आपके कारनामों के बारे में बता दिया। आपकी जीत पर बधाई हो। उसने बताया कि यूको का रैंक अब कांच से बढ़कर सिल्वर हो गया है। यूको अवाक रह गया। जरूर कोई गलती हुई होगी, उसने सोचा। मैंने तो कुछ खास नहीं किया। सिल्वर रैंक हासिल करना आसान नहीं था। प्रतिभाशाली साहसियों को भी इसके लिए कम से कम 3 साल लगते थे। इसके लिए दुर्लभ वस्तुएं जमा करनी पड़ती थीं, कई राक्षसों को हराना पड़ता था और गिल्ड के लिए महत्वपूर्ण योगदान करना पड़ता था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने स्पष्ट किया, कोई गलती नहीं हुई मिस्टर ताकाहाशी। आपने क्रिम्सन हैंड्स गिरोह के 2 अपराधियों को पकड़ा। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यूको को यकीन नहीं हो रहा था। तो उन नीचों को पकड़ने से मुझे इतने अंक मिले कि मैं सिल्वर रैंक तक पहुंच गया? उसने मन ही मन सोचा। लड़की ने आगे कहा, आपने बहुत मेहनत की है। वे दोनों अपराधी सिल्वर रैंक के साहसियों के बराबर ताकत रखते थे। यूको को आश्चर्य हुआ। अगर मेरा भाग्य साथ ना देता तो शायद मैं मुसीबत में पड़ जाता। उसने सिल्वर पेंडेंट को हाथ में लिया और कहा, मैं तो बस भाग्यशाली था। लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, फिर वही विनम्रता। ये सिल्वर रैंक के साहसी को शोभा देता है। हम आपके डंग्योन के निचले तलों पे और कारनामे देखने को उत्सुक हैं। उसने बताया कि कांस्य रैंक के साहसी 10वें तल तक, सिल्वर रैंक वाले 30वें तल तक जा सकते हैं और गोल्ड रैंक वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यूको ने सिल्वर पेंडेंट को गले में डाला। उसका लक्ष्य कम से कम 20वें तल तक पहुंचना था, जहां प्राचीन गोलेम से वो जादुई अमृत मिल सकता था। लड़की ने चेतावनी दी, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन 20वां तल बहुत खतरनाक है। अकेले वहां जाना ठीक नहीं है। यूको ने उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए बाहर की ओर बढ़ गया। मैं इतनी जल्दी बड़ा हो गया। उन डाकुओं से मुलाकात भी मेरे भाग्य का हिस्सा थी। अचानक किसी ने उसे पुकारा। युको ने पलट कर देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने टोपी और सिलेंडर हैट पहन रखी थी। क्या आपके पास मेरे लिए 1 मिनट है? उसने पूछा। युको रुक गया। जी बताइए। बुजुर्ग ने पूछा, क्या आप वही साहसी हैं जिसने उन अपराधियों को पकड़ा? उसने 2 नाम लिए, यमादा जिम्बे, 20 साल, 180 सेंटीमीटर, चोर और हत्यारा, इनाम 10 लाख येन। और हाशिमोतो हिरोशी, 30 साल, 150 सेंटीमीटर, चोर और हत्यारा, इनाम 10 लाख येन। यूको ने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने मुझ पर हमला किया था। बुजुर्ग का चेहरा टोपी की छाया में छिपा था, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने यूको का हाथ पकड़ा और कहा, धन्यवाद। उन नीचों ने मेरे बेटे को मार डाला था। पुलिस उनके करीब भी नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपने उन्हें पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। यूको ने शांत स्वर में कहा, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने तो बस एक साहसी का कर्तव्य निभाया। बुजुर्ग ने गहरे सम्मान से सिर झुकाया। अब मैं अपने बेटे की कब्र पर अच्छी खबर ले जा सकता हूँ। यूको का दिल भर आया। पिछले जीवन में मुझे कभी इतनी कृतज्ञता नहीं मिली, उसने सोचा। वो अपने हाथों को देखने लगा। ऐसी बातें सुनना वाकई सुखद था। लेकिन तभी एक विचार ने उसे झकझोर दिया। अगर सब कुछ वैसा ही रहा जैसा पिछले जीवन में था, तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। वो समय तब आएगा जब यूको बूढ़ा हो चुका होगा। क्या मैं कुछ नहीं करूंगा ये जानते हुए कि क्या होने वाला है? उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को टोका। नहीं यूको, अभी तू बहुत कमजोर है। दुनिया की रक्षा का सपना देखने से पहले अपनी माँ को बचा। वो अपने सिर को पकड़कर भावनाओं को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, सबसे पहले अपनी माँ के लिए जादुई अमृत ढूंढना। इधर एक अंधेरे डंजियन में मशाल की रोशनी में एक आदमी गुस्से से चिल्ला रहा था। एक बड़े पत्थर पर रखी मिट्टी के तेल की लालटेन विभिन्न आकार के डागरों को रोशन कर रही थी। वो आदमी क्रिम्सन हैंड्स गिरोह का सरदार था। वो मेज पर मुक्के मार रहा था। ये कैसे हो सकता है कि कोई यमादा और हाशिमोतो को हरा दे? उसने गुस्से में कहा। उसकी नज़र मेज पर पड़ी अखबार पर गई, जिसमें यूको की तस्वीर थी। उसने एक डागर उठाया और यूको के चेहरे पर जोर से प्रहार किया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन फिर वो शांत हुआ। इस लड़के में अकेले यमादा और हाशिमोतो को हराने की ताकत है। ये साधारण नहीं है, उसने सोचा। लेकिन मेरे पास अपने तरीके हैं। उसका भाग्य अब खत्म हो चुका है। क्रिम्सन हैंड्स का सरदार उससे बदला लेगा। कुछ समय बाद युकितो ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। वो जल्द ही डंजन की 15वीं मंजिल पर पहुंच गया। वो एक ऊंचे पठार पर खड़ा था, चारों ओर नजर दौड़ाता हुआ। ये थी लोनली माउंटेन ऑफ डेथ की चोटी।
यहाँ संकरे रास्ते, खतरनाक ढलानें और भौगोलिक जटिलताएं इसे बेहद खतरनाक बनाती थी। युकितो ने देखा कि कुछ लोग समूह बनाकर इस क्षेत्र को पार करने की कोशिश कर रहे थे। उसने सोचा, 15वीं मंजिल पर नजरों से बचना आसान है। शायद यही वजह है कि यहाँ अपराधी छिपे रहते हैं। अचानक उसकी तलवार का वार एक चट्टान पर इतनी जोर से पड़ा कि आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। युकितो ने मन ही मन सोचा, ये जगह अकेले शिकार करने वालों के लिए एकदम सही है। यहाँ मैं लेवल अप कर सकता हूँ और 20वीं मंजिल के लिए जरूरी स्किल सीख सकता हूँ। उसने अपनी तलवार उठाई और एक विशाल चील को निशाना बनाया। शुरू में वो सिर्फ सिल्वर स्लाइम्स पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन अब शायद उसने उन्हें इतना ज्यादा मार दिया था कि वे दिखना ही बंद हो गए थे। युकितो ने अपनी रणनीति बदली। उसने तय किया कि अब जो भी मॉन्स्टर सामने आएगा उसे खत्म कर देगा। आज वो पूरी मेहनत करने के मूड में था। रास्ते में उसने कई मॉन्स्टर्स को हराया। एक विशाल चील, एक भूखा आर्मर डिल्वो, एक अजीब एक आंख वाला जीव और एक विशाल भालू। इस दौरान उसे कुछ जादुई सामान भी मिले, एक मैजिक बो, एक नई तलवार और मजबूत दस्ताने। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे लगातार छिपकर देख रहा था। स्कारलेट हैंड्स का सरदाना। वो छुपकर युकितो का विश्लेषण कर रहा था। उसने देखा कि युकितो अकेला था, बिना किसी कवच के उसको आसानी से खत्म कर रहा था। सरदाने को यकीन हो गया कि युकितो ताकाहाशी कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने सोचा, ये लड़का मेरे इलाके में आकर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जल्द ही वो शांत हुआ और उसने फैसला किया कि अभी हमला करना ठीक नहीं। वो सही मौके का इंतजार करेगा। पूरा दिन वो चुपचाप पत्थरों के पीछे छिपकर युकितो को देखता रहा। युकितो एक पल के लिए रुका और थोड़ा आराम करने लगा। तभी सरदाने के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, मुझे खुद हमला करने की जरूरत नहीं। ये मेरा इलाका है। यहाँ के जंगल, मॉन्स्टर्स और जानवर अपने इकोसिस्टम में बटे हैं। अगर मैं कुछ शिकारी जानवरों की संख्या कम कर दूं, तो बाकी मॉन्स्टर की तादाद तेजी से बढ़ने लगेगी। उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसकी वजह से मॉन्स्टर्स की संख्या कई गुना बढ़ने लगी। अगर इस इलाके का इकोसिस्टम बिगड़ गया तो इन मॉन्स्टर्स को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रात में अपने अड्डे पर लौटकर सरदाने ने आराम किया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है। उसका मानना था कि युकितो ताकाहाशी का अंत बस एक दुर्घटना होगी। वो भी बाकी एडवेंचरर्स की तरह किसी मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। ऐसा अंत किसी का ध्यान नहीं खींचेगा। सरदाने के पास एक पाउच था जिसमें मॉन्स्टर कीड़ों को आकर्षित करने वाला एक खास पदार्थ था। उसने उन खतरनाक कीड़ों को युकितो पर हमला करने का आदेश दिया। मन ही मन उसने सोचा, ये कीड़े इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर अनजान युकितो एक जंगली सुअर को मारकर अंग जुटा रहा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में आसमान काला पड़ गया। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या था। ये था डेडली सिकास का झुंड, बेहद खतरनाक कीड़े। युकितो को तुरंत समझ आ गया कि इतने खतरनाक कीड़ों से अकेले लड़ना असंभव है। उसने भागने का फैसला किया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी समूह से मिलना। एडवेंचरर्स आमतौर पर कहाँ जमा होते हैं? तनाव भरे हालात में सोचना मुश्किल था। फिर उसे याद आया, पिछले जीवन में मैंने सुना था कि इस मंजिल पर कहीं एक सप्लाई बेस है। जब से ये बेस बना, लोनली माउंटेन ऑफ डेथ की चोटी को पार करना आसान हो गया था। उसने अपने नक्शे पर नजर डाली, लेकिन उसमें बेस का कोई निशान नहीं था। तभी उसके सामने एक विशाल खाई आ गई। उसे पार करना जरूरी था। समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। अपनी तलवार की मदद से उसने खड़ी चट्टान पर नीचे उतरना शुरू किया। जमीन पर पहुंचते ही उसने पास की एक और चट्टान पर चढ़ाई शुरू की। उसे लगा शायद यहीं कहीं बेस होगा, क्योंकि मिट्टी का रंग अलग था। वो रुका और जोर से चिल्लाया, बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, मुझे मदद चाहिए। लेकिन चट्टान की दीवार जस की तस थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। काला बादल और करीब आ चुका था। मॉन्स्टर्स अब बस कुछ ही पल दूर थे। युकितो ने चट्टान से पीठ टिकाई और लड़ाई की तैयारी की। तभी उसके दिमाग में एक आखिरी विचार आया, क्यों ना इस रास्ते को काट कर देखा जाए। उसने तलवार से चट्टान पर वार किया। अगले ही पल जो उसने देखा वो उससे दंग रह गया। सुरंग के अंदर कई लोग पड़े थे, औरतें, मर्द, सबके हाथ पैर बंधे थे, मुंह पर टेप लगी थी। युकितो की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? कैदियों ने उसे देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। वो हंसते हुए बोला, उम्मीद करता हूं मैंने गलती से किसी अजीब परवर्ट एसोसिएशन का अड्डा तो नहीं ढूंढ लिया। कोई जवाब नहीं आया। सबके मुंह में गैग थे। युकितो ने सोचा, शायद ऐसा नहीं है। उसने बिजली की तेजी से अपनी तलवार से रस्सियां काटनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में सभी कैदी आजाद हो गए। उनकी आंखों में राहत थी, जैसे उनकी जान बच गई हो। युकितो ने सवाल शुरू किए। कैदियों ने बताया कि उन पर हमला हुआ था, फिर वे बेहोश हो गए थे। उन्हें मारा क्यों नहीं गया? जवाब साफ था, उन्हें बेचा जाना था। युकितो सोच में पड़ गया, क्या मैंने किसी आपराधी क्रॉलर का ठिकाना ढूंढ लिया है?
ये जगह तो सप्लाई बेस होनी चाहिए थी। फिर उसे समझ आया, शायद ये जगह बाद में सप्लाई बेस बनी थी। पहले ये अपराधियों का अड्डा था। अपने पिछले जीवन में उसने सुना था कि स्थानीय पुलिस ने इस जगह को खोजा और इसे एडवेंचरर्स के लिए बेस बना दिया। यूको को याद आया कि उसके पिछले जीवन में पिछले 10 साल वो केवल स्लाइम्स का शिकार करने में डूबा रहा था। समय के साथ उसकी समय की समझ कम हो गई थी, लेकिन अब वो खुद को रोकने की कोशिश करता। ये आत्मनिरीक्षण का समय नहीं है, उसने मन ही मन कहा। अभी मुझे इन भयानक कीड़ों से बचने का रास्ता ढूंढना है। उसके सामने कुछ कैदी थे जिन्हें उसने पकड़ा था। वो निहत्थे थे और ये अप्रत्याशित मुलाकात उसे हैरान कर रही थी। अब समय है खुद को संभालने का और तुरंत कार्यवाही करने का, युको ने सोचा। उसने कैदियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, लेकिन आपको एकजुट होकर मेरी बात सुननी होगी। उसने आसमान की ओर इशारा किया। देखो, एक घातक सिकास कीड़ों का बादल हमारी ओर बढ़ रहा है। अगर हम अभी नहीं चेते तो बच निकलना असंभव हो जाएगा। 15वें तल पर शिकारी कीड़े इतने थे कि बच पाना मुश्किल लग रहा था। कैदियों ने गुफा के बाहर झांका और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भीड़ में दहशत फैल गई। इतने सारे राक्षस, एक लड़की ने कहा। हमारे पास हथियार भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। यूको ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्रॉलर ने आपका सारा सामान छीन लिया था, लेकिन मैं आपको हथियार दे सकता हूँ। उसने सिस्टम सक्रिय किया और राक्षसों को हराने से मिले पुरस्कारों को बाहर निकाला। गुफा में तलवारें, धनुष, ढाल और तरह तरह के कवच प्रकट हुए। पूर्व कैदी ये सब देखकर अवाक रह गए। एक लड़की ने आश्चर्य से कहा, ये सब तो बहुत दुर्लभ है। दूसरों ने सवाल किया, आपने ये सब कहाँ से पाया? आप कौन हैं? यूको ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस ताकाहाशी यूको हूँ। ये हथियार आपके लिए हैं। मैं इनके बदले कुछ नहीं मांगता, सिवाय इसके कि आप मेरे नेतृत्व को स्वीकार करें। कैदियों ने बिना बहस के सहमति दे दी। आखिरकार यूको उनकी जान बचा रहा था। एक लाल बालों वाली लड़की ने धनुष उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपके आदेश का पालन होगा। एक मोटा तगड़ा युवक स्वेच्छा से चारा बनने को तैयार हो गया। बाकी लोग भी एक एक करके यूको के नेतृत्व को स्वीकार करने लगे। यूको गुफा के संकरे प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और कहा, हमें इस संकरे रास्ते का फायदा उठाना चाहिए। इससे हमें सभी राक्षसों को एक साथ नहीं लड़ना पड़ेगा। उसने सभी से अधिक कीड़ों को मारने को कहा। कुछ चेहरों पर डर था तो कुछ में दृढ़ संकल्प। यूको ने विश्वास से कहा, मुझे यकीन है हम मिलकर इस बादल को हरा देंगे। उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और युद्ध का आदेश दिया। जैसे ही कीड़े गुफा तक पहुंचे, यूको ने एक एक करके उन्हें काटना शुरू किया। उसकी रणनीति काम कर रही थी। संकरा प्रवेश द्वार राक्षसों को एक साथ अंदर आने से रोक रहा था। लाल बालों वाली लड़की धनुष से सटीक निशाने लगा रही थी, जबकि एक छोटे कद का युवक कुशल जादूगर की तरह जादू बरसा रहा था। लेकिन राक्षसों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुफा का प्रवेश द्वार कीड़ों से ढक गया था। कैदी हताश होने लगे। इनका कोई अंत नहीं, एक ने चिल्लाया। यूको ने देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। वो सोचने लगा कि क्या मैं इस युद्ध का रुख बदल सकता हूँ? तभी गुफा की छत हिलने लगी। पत्थर गिरने शुरू हो गए। यूको ने चिल्लाकर कहा, पीछे हटो, अपनी स्थिति बनाए रखो। सब लोग गुफा की गहराई में भागे। राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। यूको का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पिछले जीवन की यादें फिर से उभर आईं। वो पल जब उसकी मृत्यु नजदीक थी, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानने वाला था। गुफा में स्थिति भयावह हो चुकी थी। घातक सिकास कीड़े चट्टानों को चटकाने लगे थे और दीवारें ढहने की कगार पर थीं। लोग दहशत में थे। उन्हें लग रहा था कि अब मृत्यु नजदीक है। ताकाहाशी यूको ने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई, स्थिति का आकलन करने की कोशिश करते हुए। ऑडिट अधूरा है, यह भरोसेमंद नहीं, उसने सोचा। तभी उसकी नजर एक टनल के पास फर्श पर पड़े विस्फोटक पर पड़ी। यह हमारी जान बचा सकता है, उसने उत्साह से सोचा। क्रॉलर्स ने शायद इसका इस्तेमाल टनल को चौड़ा करने के लिए किया होगा। वह तेजी से विस्फोटक की ओर बढ़ा और उसे उठा लिया। उसने जोर से चिल्लाकर सबको संबोधित किया, सब सुनो, गुफा में और विस्फोटक ढूंढो, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। एक युवक ने जवाब दिया, विस्फोटक? हाँ, इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लड़कियां भी दौड़ पड़ी। सभी को इसमें अपनी जान बचाने की संभावना दिख रही थी। कई घंटों तक उन्होंने सिकास कीड़ों के खिलाफ जानलेवा युद्ध लड़ा। यह बेहद कठिन था, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ना इसके लायक था। इस दौरान गुफा का केवल 1/3 हिस्सा बचा था। लोग अब और पीछे नहीं हट सकते थे। एक लड़की ने हाफते हुए कहा,
मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो चुकी है। दीवारें ढहने की कगार पर थीं। युको स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी विनाश के संकेत देख सकता था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन स्वीकार कर लिया कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने जोर से चिल्लाया, ध्यान दो। सभी ने उसकी ओर देखा। मुझे सारे विस्फोटक दो, उसने आदेश दिया। कोई भी बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके चेहरों पर संदेह साफ दिख रहा था। क्या इतने विस्फोटक सभी कीड़ों को खत्म कर पाएंगे? एक ने बुदबुदाया, यह पानी को छलनी में पीसने जैसा है। युको ने विस्फोटकों को पकड़ा और आत्मविश्वास से कहा, मुझे भरोसा है यह काम करेगा। उसका प्लान था गुफा को उड़ा देना। चट्टानें इन कीड़ों को कुचल देंगी। वह जानता था कि यह राक्षस कम बुद्धि वाले हैं और सबसे बड़े खतरे यानी युको को निशाना बनाएंगे। तभी एक लड़की चीखी, छत में छेद हो गया है, सब ढहने वाला है। युको ने अपने दल को चिल्लाकर कहा, भागो, अपनी पंक्ति बनाए रखो। एक युवक ने उससे पूछा, तुम बस यहीं खड़े रहोगे? क्या तुम सचमुच इनके साथ मरने का इरादा रखते हो? युको ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझ पर भरोसा करो। अब वह अकेला था, एक पूरे बादल जैसे कीड़ों के सामने। युको समझ गया था कि कभी कभी जोखिम उठाना पड़ता है। यह वही पल था। उसने X-13 विस्फोटक को सक्रिय करने का फैसला किया। सिस्टम ने चेतावनी दी, आपके पास विस्फोटक कौशल मौजूद नहीं है। विस्फोट की संभावना केवल 50% है। हंटर क्लास के कारण यह संभावना और कम है। लेकिन युको का भाग्य उसका साथी था। एक और चेतावनी आई, वस्तु क्षतिग्रस्त। विस्फोट की संभावना 25%, लेकिन भाग्य ने फिर साथ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और युको खाई में गिर पड़ा। हवा में लटकते हुए उसने कीड़ों को रोकने की कोशिश की। वह एक सच्चे नट की तरह संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, अपनी सिल्वर तलवार को कसकर पकड़े हुए। उसने डाइसेक्टिंग किक का इस्तेमाल किया, जो पहले कभी असफल नहीं हुआ था। एक राक्षस बच गया। युको ने उसकी आंखों में देखा और सोचा, बस अब बहुत हो गया। उसने एक क्रिटिकल हिट के साथ जोरदार प्रहार किया और खाई से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी तकनीक विफल रही। तलवार की धार चट्टान में नहीं टिकी। अगले ही पल वह खाई में गिरने लगा। बच निकलना असंभव लग रहा था। तभी ऊपर से किसी ने रस्सी फेंकी जो उसके हाथ में रपट गई। आखिरी क्षण में युको ने रस्सी पकड़ ली, अपने नए दोस्तों की मदद को कृतज्ञता से स्वीकार करते हुए। लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होकर रस्सी खींचने लगे। युको जल्द ही ठोस जमीन पर पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। पूरा क्षेत्र चट्टानों और मरे हुए सिकास कीड़ों के अवशेषों से भरा हुआ था। जब यूको चट्टान पर बैठा तो उसने अपने परिश्रम के परिणाम को देखा। वह प्राउड से भर गया। उन्होंने एक पूरी कीड़ों की सीना को हरा दिया था। जिन लोगों को उसने बचाया उन्होंने अविश्वास से कहा, यह यकीन करना मुश्किल है कि इतने राक्षसों से लड़ने के बाद भी कोई हताहत नहीं हुआ। यूको खुश था। सिस्टम ने सूचना दी, बड़ी संख्या में घातक सिकास नष्ट किए गए। ताकाहाशी यूको को फाइटर रैंक प्रदान किया गया। कीट प्रकार के राक्षसों को 20% अधिक नुकसान। स्तर 3 प्राप्त। नई स्किल, योद्धा अंतर्ज्ञान। इधर डंजीन में क्रिम्सन हैंड्स का सरगना गुस्से से पागल हो रहा था। उसने मेज पर लात मारी और सिर पकड़ लिया। उस नीच ने हमारा अड्डा बर्बाद कर दिया, वह चिल्लाया। उसे एहसास हो गया कि उसे इसके लिए जवाब देना होगा, शायद अपनी जान भी गंवानी पड़े। उसने एक शराब की बोतल उठाई और चिल्लाया, यह सारी मुसीबत उस मूर्ख यूको की वजह से हुई। बोतल का ढक्कन खोलकर उसने लालच से एक बड़ा घूंट लिया। लगभग पूरी बोतल खाली करने के बाद उसने उसे दीवार पर दे मारा और वह टुकड़े टुकड़े में बिखर गई। मैं ताकाहाशी यूको को खुरखान करूंगा, उसने दांत पीसते हुए कसम खाई। वह बदला लेने के लिए तैयार था, चाहे उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। इस बीच यूको निचले तल की लड़ाई खत्म कर गिल्ड ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ सबकी नजरें उस पर टिक गई। लोग कुछ ढूंढ रहे थे, शायद उसकी उपलब्धियों के बारे में सुनकर। यूको ने मन ही मन सोचा, लगता है अब मुझे लोग पहचानने में गए हैं। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने फिर एक बार शानदार प्रदर्शन किया मिस्टर ताकाहाशी। अब आपको माउंटेन क्रशर कहते हैं, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। ताकाहाशी यूको ने गिल्ड कार्यालय में सभी की पेशकश को विनम्रता से ठुकरा दिया। मुझे माफ करें, मैं बहुत जल्दी में हूँ। दरअसल वह किसी भी टीम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। वो उसका दिमाग अपनी माँ के लिए जादुई अमृत की खोज में डूबा हुआ था। इस अमृत को पाने में समय और मेहनत लगेगी, इस तरीके से मैं इसे जल्दी नहीं पा सकता। टीम में लूट का बंटवारा रैंडम होता है, जैसे दुर्लभ वस्तु मिलने की संभावना कम हो जाती है। यूको ने कुछ चतुर गणनाएं की और निष्कर्ष निकाला कि गिल्ड में जितनी ज्यादा लोग होंगे जीत का प्रतिशत उतना ही कम होगा। लेकिन उसने निराश होने से इनकार कर दिया। पिछले जीवन में मैंने हमेशा अकेले डंजन में लड़ाई की थी, अब कुछ क्यों बदलूं। कार्यालय से अपने दिन का काम खत्म कर यूको घर की ओर बढ़ा। वहां उसकी माँ और बहन नौसोमी स्वादिष्ट नाद की खाने का उसका इंतजार कर रही थी। साहसिक कार्यक्रमों के बाद युको को भूख लग चुकी थी और घर का खाना देखकर उसका मन खुश हो गया।
खाना शुरू करने से पहले सभी ने हाथ जोड़े और भोजन के लिए भगवान का धन्यवाद दिया। युको ने खाने का पहला निवाला लिया, स्वाद उसे परिचित लगा, जैसे उसने पिछले जीवन में से चखा हो। हालांकि उनका परिवार कभी धनी नहीं रहा, फिर भी वे हमेशा त्योहारों को उत्साह से मनाते थे। नोसोमी ने चहकते हुए कहा, भैया तुम्हें बधाई हो, तुम 20वें स्तर तक पहुंच गए। लेकिन उनकी माँ के चेहरे पर चिंता थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह कर पाओगे? 20वें स्तर के बाद चुनौतियां तेजी से कठिन हो जाती हैं। नोसोमी ने फोन पर कुछ देखते हुए कहा, हाँ माँ सही कह रही हैं, केवल 15% शिकारी ही 20वें स्तर को पार कर पाते हैं। माँ ने हल्के से डांटते हुए कहा, नोसोमी खाते समय फोन मत देखो। यूको ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब ठीक है माँ, क्या आप भूल गई, मैं क्या कर सकता हूँ। माँ ने गहरी सांस ली, मुझे तुम पर गर्व है यूको। दीवार पर टंगी अखबार की कतरनें जिनमें यूको की तस्वीर थी, उनकी बातों की गवाही दे रही थी। लेकिन उनकी आंखें नम हो गई थीं। वह अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रही थी। बस अपना ख्याल रखना, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा दूसरों के लिए खुद का बलिदान कर दे। युको के दिमाग में एक दर्दनाक स्मृति उभरी। पिछले जीवन में जब उसने अपनी माँ को दफनाया था, उसका दिल सहर उठा। माँ, मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हों, उसने प्यार से कहा। नौसमी ने बीच में टोका, माँ भैया को रहने दो, आप कुछ नहीं बदल सकती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बहुत जिद्दी हैं, एक बार जब उनके दिमाग में कुछ आ जाए तो उससे कोई नहीं बदल सकता। माँ की आंखों में आंसू छलक आए, उन्हें अपने दिवंगत पति की याद आ गई, जिनके जैसे ही उनके बच्चे थे। माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रह गईं। वह खामोशी से खाना खाने लगी। युको ने अपने पानी के ग्लास में अपनी परछाई देखी। युको ने सोचा, पिछले जीवन में मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका। उस दर्द को हमेशा के लिए मिटाने के लिए मुझे नई शुरुआत करनी होगी, और इसके लिए मुझे जादुई अमृत चाहिए। खाना खत्म कर युको ने हाथ जोड़कर भोजन के लिए आभार व्यक्त किया। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट था, उसने अपनी माँ और बहन से कहा। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से डंजन की ओर चल पड़ा। सीढ़ियां उतरते हुए वह संभावित परिदृश्यों के बारे में सोच रहा था। सिस्टम ने सूचना दी, टोक्यो डंजियन स्तर 20, जिद्दी अल्केमिस्ट क्वेस्ट। एक विशाल दीवार जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती है। युको का दिल जोश के भर गया। वह जानता था कि ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन अपनी माँ के लिए वह किसी भी दीवार को तोड़ने को तैयार था, चाहे वह भौतिकी के नियमों को ही क्यों न चुनौती दे। उसकी तलवार हाथ में चमक रही थी। सामने खतरा था, राक्षस जो रोबोट और कंकाल के मिश्रण जैसे दिखते थे। उनके चारों ओर एक शत्रुतापूर्ण लाल आभा थी। युको को याद था कि इस तल के राक्षस अकार्बनिक पदार्थों से बने थे, निर्जीव, ठंडे खून वाले हत्यारे। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा, दोनों राक्षसों पर लगभग एक साथ प्रहार करते हुए। कुछ राक्षसों के पंख थे और वे हवा से हमला कर रहे थे। युको ने सोचा, इनका व्यवहार योजनाबद्ध है, मैं इनकी हरकतों का अनुमान लगा सकता हूँ। उसकी तलवार के कुछ झटकों ने रास्ते की बाधाओं को नष्ट कर दिया, लेकिन तभी अंधेरे में एक मोटा तगड़ा साइक्लॉप्स प्रकट हुआ, जिसकी एकमात्र अग्नि आंख चमक रही थी। उसकी लाल आभा उसकी खतरनाक मंशा को जाहिर कर रही थी। यह आसान नहीं होगा, यूको ने सोचा, लेकिन एक विचार ने उसका ध्यान खींचा। इसके आंदोलनों को याद करना होगा, विश्लेषण ही इसे हराने की कुंजी है। राक्षस ने अपनी विशाल मुट्ठी तानी और जमीन पर जोरदार प्रहार किया। यूको ने आखिरी क्षण में छलांग लगाकर खुद को बचाया। शारीरिक ताकत में वह राक्षस से बहुत पीछे था। यहाँ चालाकी चाहिए, उसने सोचा। उसने छलांगों का सहारा लिया, राक्षस के कमजोर बिंदु, उसके कोर को ढूंढते हुए। आखिरकार कोर को निशाना बनाकर उसने इस मजबूत लेकिन कम बुद्धि वाले प्राणी को हरा दिया। जमीन पर उतरते हुए यूको ने राहत की सांस ली। राक्षस उसके पीछे धराशायी हो गया। यह जीत उसे अपने लक्ष्य के करीब ले आई। वह एक विशाल द्वार की ओर बढ़ा। द्वार को धक्का देते हुए उसने सोचा, आज से मेरा नया जीवन शुरू होगा। द्वार खुलते ही एक जादुई सुनहरी चमक बाहर निकली। यूको एक गोलाकार हॉल में प्रवेश कर गया, जिसका फर्श रहस्यमय प्रतीकों से सजा था। द्वार उसके पीछे बंद हो गया। अब पीछे मुड़ना संभव नहीं, उसने मन ही मन कहा। हॉल के केंद्र में एक विशाल पत्थर का गोलेम खड़ा था, जिसके कुछ हिस्सों पर हरी काई जमी थी। उसके कंधों पर वही प्रतीक थे जो फर्श पर बने थे। यूको ने तुरंत समझ लिया, यह 20वें तल का बॉस प्राचीन गोलेम था, जो इस तल के मुख्य खजाने की रक्षा करता था। प्राचीन गोलेम का रूप भयावह था, उसकी ताकत और प्रहारों की शक्ति असाधारण थी, लेकिन यूको ने इसके लिए ही इतनी जल्दी 20वें तल तक का सफर तय किया था। अब समय है, उसने सोचा। वह गोलेम पर झपटा। उसकी गति सामान्य थी, जो इस विशाल राक्षस के लिए आश्चर्यजनक थी। यूको ने ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार से गोलेम के सिर पर प्रहार किया। उसका प्लान था राक्षस के कवच का एक टुकड़ा तोड़ना, ताकि वह उसके कमजोर बिंदु कोर तक पहुंच सके। लेकिन इस युद्ध को दूर से एक छिपा हुआ दर्शक देख रहा था, क्रिम्सन हैंड्स का सरगना। उसकी पिछली साजिश नाकाम रही थी और अब वह दरवाजे के पास छिपकर योको की हार की उम्मीद कर रहा था।
अचानक हॉल में लाल रोशनी तेज हो गई। पेंटाग्राम के केंद्र से एक और गोलेम उठने लगा। योको की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दो गोलेम, उसने सोचा, यह तो असंभव है। वह द्वार की ओर मुड़ा। एक आभास ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ कोई और भी है, लेकिन उसे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। ऐसी लड़ाई में कोई नौसिखिया भी दखल नहीं देगा, उसने सोचा। तभी एक खंजर उसकी पीठ की ओर उड़ा। यूको की तीव्र प्रतिक्रिया और अविश्वसनीय भाग्य ने उसे बचा लिया। उसने तलवार घुमाई और खंजर बूमरैंग की तरह वापस लौट गया। यह किसी की साजिश है, उसने तुरंत समझ लिया। छिपा हुआ हमलावर क्रिम्सन हैंड्स का सरगना गुस्से से दांत पीस रहा था। यह लड़का इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है, उसने सोचा। इसकी प्रतिक्रियाएं अविश्वसनीय हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके हाथ में एक और खंजर चमका। मेरे पास अभी फायदा है, उसने खुद को तसल्ली दी। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि प्राचीन गोलेम को हराने के लिए कम से कम 4 लोगों की टीम चाहिए। उसने चुपके से हॉल में प्रवेश किया ताकि दूसरा गोलेम स्वतः प्रकट हो जाए। मेरे चोर कौशल और कैटवॉक स्किल के साथ मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, उसने सोचा। उसका शैडो ट्विन स्किल उसे लगभग अदृश्य बना देता था और वह इतनी तेजी से चल सकता था कि ऐसा लगता था मानो वह एक साथ 2 जगहों पर हो। इसके अलावा उसके पास एक एस रैंक अदृश्यता चोगा था जो उसे दुश्मनों से पूरी तरह छिपा देता था। 3 वर्सेस 1, यह गंदा खेल है, लेकिन चोर हमेशा ऐसा ही करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने अपने खंजरों को जहर में डुबो दिया था ताकि यूको की रक्षा की संभावनाएं और कम हो जाएं। एक और खंजर यूको की ओर उड़ा, लेकिन इस बार भी वह चूक गया। उसके चेहरे के पास से गुजरता हुआ जहर का हमला नाकाम रहा। सरगना गुस्से से कांप रहा था। यह लड़का सामान्य नहीं है, उसने सोचा। यूको 2 गोलियों से एक साथ जूझ रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब भी अपने लक्ष्य पर था, जादुई अमृत जो उसकी माँ को बचा सकता था। उसने अपने पिछले जीवन की गलतियों को याद किया जब वह अपनी माँ को नहीं बचा सकता था। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, उसने मन ही मन कसम खाई। वह गोलेम के कवच को तोड़ने में जुटा था। हर प्रहार के साथ कोर के करीब पहुंच रहा था, लेकिन सरगने की साजिश ने स्थिति को और जटिल बना दिया था। यूको को न केवल गोलेम से बल्कि इस छिपे हुए दुश्मन से भी लड़ना था। उसने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ा। मेरा भाग्य मेरे साथ है, उसने सोचा, और इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे परिवार का विश्वास मेरे साथ है। ताकाहाशी यूको प्राचीन गोलेमों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, लेकिन उसका असली दुश्मन क्रिम्सन हैंड्स का सरगना छाया में छिपा उसकी हार का तमाशा देख रहा था। सरगना हैरान था। इस कमजोर कवच के नीचे उसने जहर का प्रतिकारक कैसे छिपाया, उसने सोचा। लेकिन वह जल्दी ही घबराहट से उभर गया। मुझे बस उसे उलझाए रखना है, उसने मन ही मन कहा। उसने एक साथ दर्जनों 4 बेड वाले चाकुओं से हमला किया। मुझे जाल बिछाना बहुत पसंद है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसे भरोसा था कि उसे अकेले ही कामयाब होना चाहिए। पिछले अनुभवों ने उसे सिखाया था कि मूर्खों की भीड़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने अपने भरोसेमंद जालों जैसे कि जीवंत कांटेदार तारों पर दांव लगाया। उसके जालों ने यूको की गतिविधियों को सीमित कर दिया। सरगना अपनी चालाकी पर इतराते हुए सोच रहा था, अब बस समय की बात है, गोलेम उसे कुचल देंगे। यूको को इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। वह 2 गोलेमों से जूझ रहा था, उनके पत्थर के कवच को तोड़ने की कोशिश में, ताकि वह उनके कमजोर बिंदु कोर तक पहुंच सके। लेकिन सरगना ने सोचा कि उसने काफी किया, अब वह तमाशा देख सकता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक यूको उसकी ओर तलवार ताने उड़ा। सरगने के माथे पर पसीना छलक आया। यह संभव नहीं है, उसने सोचा। यूको ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई सामान खत्म हो गया? तुमने मुझे कैसे देख लिया, उसने सोचा। यूको ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे शिकारी अंतर्ज्ञान ने मेरी मदद की। यह एक सामान्य स्किल है, क्या तुम्हें नहीं पता था? गुस्से से तिलमिलाते हुए सरगना चिल्लाया, झूठ मत बोलो। एक निम्न स्तर की स्किल कैसे किसी उच्च रैंक के चोर को ढूंढ सकती है? यूको ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मान लो यह झूठ है। अब तुम क्या करोगे? डर कर भाग जाओगे जैसे कोई पिल्ला? सरगना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके माथे की नस फड़कने लगी। उसने अपनी तलवारें पकड़ी और यूको पर झपटा। मैं तुमसे बेहतर हूँ, वह चिल्लाया। यूको स्थिर खड़ा रहा, अदन का नाम डेरा बिना उनके दुश्मन का इंतजार करता हुआ। जब उनकी तलवारें टकराईं तो धातु की टक्कर से चिंगारियां उड़ी। यूको अड़िग रहा, लेकिन सरगना बिजली के झटके की तरह पीछे उछला और जमीन पर गिर पड़ा। यूको ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात विजेता को कहना बेहतर होगा, तुम्हें नहीं लगता? उसने एक झटके में सरगने को दूर फेंक दिया। लेकिन सरगना हार मानने वाला नहीं था। तुमने मुझे कब देखा, कैसे ढूंढा? क्या यह सच में योद्धा अंतर्ज्ञान था? तुम झूठे। यूको ने सोचा कि उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, खासकर जब वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने पहले ही योद्धा अंतर्ज्ञान स्किल एक्टिवेट कर ली थी, जो युद्ध में खतरे को पहचानने में मदद करती है। लेकिन इस सफलता की संभावना कम थी। 99% विफलता, 0.9% सफलता और 1% महान सफलता। सिस्टम ने एक संदेश दिखाया, महान सफलता, आप क्षेत्र में सभी खतरों को देख सकते हैं।
यूको के दिमाग में एक तरह का रडार एक्टिव हो गया जो उसे हर खतरे की जानकारी दे रहा था। सरगना फिर से उसकी ओर बढ़ा। तुम अपने लेवल के लिए बहुत तेज हो, उसने चिल्लाया। शुक्रिया, यूको ने शांत स्वर में जवाब दिया और हमले की रोकने की तैयारी की। युद्ध जारी था। सरगना अपनी चपल तौर पर सटीक प्रहारों पर इतराते हुए यूको को ताने मार रहा था। तुम बस एक निम्न रैंक के योद्धा हो, उसने कहा। लेकिन उसकी धमकियां खोखली नहीं थीं। एक प्रहार में उसने यूको के हाथ पर चोट पहुंचाई। तुमने असाधारण परिस्थितियों के लिए भी तैयारी की थी, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन अपने घमंड में वह यह भूल गया कि यूको अब उसके पीछे था। यूको ने अपनी तलवार घुमाई। ऐसा लगा जैसे बस एक पल और वह अपने पीछा करने वाले को खत्म कर देगा। लेकिन सरगने की अपनी वृत्ति भी कम नहीं थी। उसने हवा में कलाबाजी खाई और खतरे से बच गया। तुम्हारी स्थिति अब भी गंभीर है, उसने तंज कसते हुए कहा। यूको ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बीस्टिंग स्किल यूज की, जो एक गारंटेड प्रहार था। लेकिन सरगना ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। गारंटेड हमला है ना? उसने बटरफ्लाई डांस स्किल एक्टिवेट कर दी, जो यूको को भ्रमित कर रही थी। अब सरगना एक साथ कई जगहों पर दिख रहा था। क्या मैं फिर से चूक गया? यूको ने सोचा। तभी सरगने ने फिर हमला किया। जमीन से उछलकर उसकी ओर बढ़ा। यह चकमा देने के लिए सही स्थिति है, उसने कहा। उसका हमला सफल रहा। यूको की टांग पर एक और चोट लगी। अहो, यूको ने कहा। अब वह और असुरक्षित हो गया था। सरगना अपनी सफलता पर इतराया। तुम जैसे धीमे योद्धा मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, उसने चिल्लाया। लेकिन तभी एक प्राचीन गोलेम ने लेजर शॉट से हमला किया। यूको ने अपनी प्रतिभा के दम पर एक घातक चोट से खुद को बचा लिया। सरगना ने तंज कसते हुए कहा, 20वां तल वाकई मजेदार है। वह कुछ कदम दूर रुक गया, अपनी तलवारों से अजीब हरकतें करता हुआ। मैं इस तल की बॉस के हमलों को आसानी से चकमा के सकता हूँ। यह विश्लेषण का कमाल है। गोलेम एक निश्चित पैटर्न में चलता है। तुमने भी यह जानकारी गिल्ड से खरीदी थी ना? यूको ने चुपचाप एक और प्रहार को रोका। वह दो गोलेमों और इस चोर के बीच फंसा हुआ था। तभी उसे अपनी टांग में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा। उसके खून में सना एक तेज ब्लेड। सरगने का एक और जाल। क्या आज मेरा भाग्य मुझे छोड़ गया? यूको ने सोचा। लेकिन उसने अपने परिवार की तस्वीर अपनी आंखों के सामने देखी। अपनी माँ और नोजोमी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपने तलवार को और मजबूती से पकड़ा। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था।